हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उसके बाद आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं कुछ जो आज की वीडियो में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे नेशनल रेसिडेंट क्या होता है, फिर देखेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इनमें क्या डिफरेंस है, उसके बाद फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, फिर हम देखेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, देन इन्वेस्टमेंट, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स और लास्ट में देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये टॉपिक है जो हमें आज की वीडियो में पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, देखिए जब हम जो डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम उन सभी इनकम को इंक्लूड करते हैं, उन सभी प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं जो भी किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होते हैं। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो सभी हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल एरिया कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो ज्योग्राफिकल एरिया जो कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल बाउंड्री की। तो जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर का जो रीजन होगा, उसके अंदर का जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा वो इंक्लूड हो जाता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स लैंड, वाटर बॉडीज, एयर स्पेस विद इन द कंट्रीज बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। आगे चलते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जो मैंने बताया आपको, जो पॉलिटिकल बाउंड्री होगी उसके अंदर का जो एरिया होगा वो इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। उसके बाद शिफ्ट एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ठीक है, तो जो शिप्स होंगे या जो एयरक्राफ्ट होंगे जो भी नॉर्मल रेसिडेंट ओन करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट के जो भी शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं, वो सभी चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो सभी किस में आ जाते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट हैं। ठीक है, तो इंडियन रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट जो है, ये हम आगे पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, अगले टॉपिक में इसी के बाद पढ़ेंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट जो भी शिप्स या एयरक्राफ्ट ओन करते हैं वो सभी किसके होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जो फिशिंग वेसल्स हैं, जो ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स हैं जहां से ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है, फिशिंग की जाती है, वो सब भी इंडियन जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। चाहे वो किसी भी वाटर बॉडी में, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में है तब भी वो इंक्लूड किए जाएंगे अगर उनके ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट है वो उन नॉर्मल रेसिडेंट का है जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एम्बेसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। तो इंडिया की अगर एम्बेसीज किसी भी कंट्री में है तो वो सब भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। अगर इंडिया की कोई एम्बेसी है, सपोज करो यूएसए के अंदर है, तो यूएसए के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी। वहां पे जो भी इनकम हो रही है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। इसी तरह से जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है, इंडिया की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट अगर किसी कंट्री के अंदर है, जैसे श्रीलंका है या मालदीव है, वहां पे इंडिया की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये चीजें हैं जो हमारी इंडियन जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड हो रही है। अब क्या चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। अब देखो इंडिया के अंदर या किसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया की जो कंट्री के अंदर अगर किसी और कंट्री की एम्बेसीज जो हैं वो सभी क्या होंगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, जिस तरह से इंडिया की एम्बेसी दूसरी कंट्री में थी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट थी, ऐसे इंडिया के अंदर अगर दूसरी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ठीक है, इंडिया के अंदर जैसे हर सभी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, यूएसए की, रशिया की, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, या फिर अफ्रीका में जो भी कंट्रीज हैं उनकी, तो ये सारी एम्बेसी जो होंगी ये सभी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती है। उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ये सब भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इसमें क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, क्या नहीं इंक्लूड की जाती हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, जैसे हमने पीछे बात करी थी, नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं उनके एयरक्राफ्ट और शिप जो होते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो है कौन, तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो हु ऑर्डिनरीली रिसाइड इन द कंट्री। मतलब इंडिया के अंदर जो रेसिडेंट रह रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट
लाइज इन दैट कंट्री। मतलब पहली चीज तो इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जो एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, और दूसरा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी उस कंट्री के अंदर लाई करने चाहिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? उनका इकोनॉमिक से मतलब मनी, तो वो इंडिया के अंदर ही मनी अर्न कर रहे हैं, इंडिया के अंदर स्पेंड करें, एक्सपेंडिचर करें, तो उनका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस कंट्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रह रहे हैं बाकी उनका काम सारा बाहर है तब भी वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। अब इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कौन नॉट इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे? तो नॉर्मल रेसिडेंट में फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर इंक्लूड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक साल तक भी नहीं रहते हैं, ये कुछ टाइम तक आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वापस चले जाएंगे, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। इसके अलावा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो बाहर की कंट्री की जो इंडिया के अंदर एम्बेसीज है, ऑफिस है, उनके यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, उनके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे इंडिया के। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इनके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। बात करें क्रू मेंबर्स की, क्रू मेंबर्स जो होंगे फॉरेन वेसल्स होंगी, कमर्शियल ट्रैवलर्स होंगे, बाहर से जो शिप्स आती हैं, जो भी व्हीकल्स आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट आता है, जो भी कुछ माल वाहन आता है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। बॉर्डर वर्कर्स, अगर किसी कंट्री के मिलिट्री, किसी कंट्री के जो बॉर्डर पे काम करने वाले लोग हैं वो इंडिया के अंदर अगर आ जाते हैं किसी काम से, तो वो भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो, ये सारे लोग हैं जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अभी नीचे देखो लाइन लिखी है, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर डिफरेंट। तो सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंटशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई भी पर्सन है इंडिया के अंदर आके काम कर रहा है, इंडिया के अंदर अर्निंग कर रहा है, यहीं पे स्पेंड कर रहा है एक साल से ज्यादा टाइम के लिए, तो वो क्या होगा? वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, एक साल से ज्यादा टाइम के लिए रह रहा है, पर क्या वो सिटीजन होगा? नहीं, सिटीजन नहीं होगा। सिटीजन होने के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, उसको 5 साल तक रहना होगा और भी काफी सारी चीजें, वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तब वो सिटीजनशिप बनेगा, सिटीजन बनेगा। ठीक है, तो एक रेसिडेंट जो होगा उसकी इनकम इंक्लूड होगी चाहे वो सिटीजन है या नहीं है। तो नॉर्मल रेसिडेंट है, उसकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, बेशक वो इंडिया का रेसिडेंट हो, वो सिटीजन हो या ना हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं और उनमें किन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? कल जैसे मैंने वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में आपको, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते टाइम की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। और उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम जनरेट हो रही है, जो जैसे कि लैंड के बदले रेंट हो गया, जो लेबर होगी उसके बदले वेजेस एंड सैलरी होगी, या कैपिटल के बदले इंटरेस्ट हो गया, या एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट हो गया, तो ये रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी क्या होगी? ये सब फैक्टर इनकम होगी। तो जो फैक्टर्स इनकम है वो क्या करी जा रही है? वो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करें उसके बदले में जो जनरेट हो रही है उनको बोलेंगे फैक्टर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने के बदले जो इनकम जनरेट हो रही है उसको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जबकि ट्रांसफर इनकम की बात करें, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले कोई भी सर्विस नहीं दी जा रही, वो एक तरह से मान लो फ्री में दे दी जाती है, जैसे डोनेशन हो गई कोई, या फिर कोई चैरिटी वर्क हो गया, या फिर कोई पेंशन हो गई, या कोई अलाउंसेज हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हो गई, ये सब चीजें किसमें आ जाती है? ट्रांसफर इनकम में। इसके बदले कोई भी सर्विस नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी जा रही है, तो उस टाइम पे जो इनकम जनरेट होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसफर इनकम होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हमें फैक्टर इनकम मिलती है फैक्टर सर्विसेज के बदले। जबकि ट्रांसफर इनकम के अंदर स्कॉलरशिप, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं होता। स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप के बदले क्या करना होता है? स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना। ठीक है, पेंशन मिल रही है, पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिल रही है, तो रिटायरमेंट के बाद तो वो इंप्लॉय सर्विस नहीं दे रहा है ना, उस टाइम पे जो उनको इनकम मिल रही है वो पेंशन होगी, तो वो भी हमारी ट्रांसफर इनकम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि वो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है, उसको कोई जॉब नहीं है मिल रही, उसको गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, तो उसके लिए भी वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो भी हमारी ट्रांसफर इनकम हो जाती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। तो जो फैक्टर इनकम है वो बाइलैटरल कॉन्सेप्ट है। बाइलैटरल मतलब टू लैटरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर पहला तो एक फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा उसके बदले फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, तो दो चीजें आ जाती हैं। दूसरा ट्रांसफर इनकम जो है वो यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ फैक्टर सर्विसेज तो कोई दी नहीं जा रही है, सिर्फ क्या हो रही है? ट्रांसफर इनकम जनरेट हो रही है। तो ये एक हमारा यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो फैक्टर इनकम जो है इसके लिए कोई फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, तो ये एक्चुअल में क्या है? कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के अंदर इंक्लूड करते हैं। किसको?
फैक्टर इनकम को। जबकि ट्रांसफर इनकम जिसके लिए कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी जा रही है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड नॉर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। किसकी बात करें, ट्रांसफर इनकम की। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की। फाइनल गुड्स क्या होंगी और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगी। देखिए ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये सभी हमें समझने जरूरी है, क्योंकि हम आगे जब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे अगर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम उनको तभी इजीली तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या चीजें हैं जो कि हमें डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करनी है और क्या चीजें हैं जो एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, तो ये हमें पहले पता होना बहुत जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। तो फाइनल गुड्स का क्या मतलब है, फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स which are used either for consumption or for investment। तो वो गुड्स जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जा रही है वो फाइनल गुड होगी। दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, दोज गुड्स विच आर यूज इधर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, या तो ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है या रीसेल के लिए यूज हो रही है। अब इनका मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अगर कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं कंजम्पशन, फैमिलीज करते हैं कंजम्पशन। कोई भी गुड्स है, फाइनल गुड्स जो कंप्लीटेड गुड्स है जिसमें आगे कुछ भी और प्रोडक्शन नहीं होना है, वो कोई रॉ मटेरियल नहीं है, वो कोई ऐसी गुड्स नहीं है जो अनफिनिश्ड है, वो एक फिनिश्ड गुड्स है, फाइनल गुड है जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं, कुछ चीजें लेके आते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहे हैं, कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, फाइनल गुड होगी। दूसरा इसमें आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्शन फर्म है, ठीक है, वो कुछ कैपिटल गुड्स को, कुछ फाइनल गुड्स को लेके आती है, किसके लिए, ताकि उनको यूज करके और ज्यादा नया प्रोडक्शन कुछ करे। ठीक है, अपने प्रोडक्शन के लिए जिन गुड्स को लेके आएगी वो होंगी फाइनल गुड्स। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए लेके आते हैं उसमें दो तरह की गुड्स होती है। उसमें कौन कौन सी गुड्स है, प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कैपिटल गुड्स, दूसरी होती है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स में आ जाती है हमारी जो प्लांट्स हो गया, मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसके अंदर आता है रॉ मटेरियल, जिनको यूज करके हम प्रोडक्शन करें। तो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स हैं ये हमारी एक बार यूज नहीं होती है, बार बार यूज होती है और कई साल तक हमारी चलती है। ठीक है, अगर हम सपोज करो कोई मशीनरी लाते हैं, तो मशीनरी ऐसा तो नहीं है एक बार यूज करा और खत्म हो गई। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इनको यूज करके बना रहे हैं। ठीक है, इन रॉ मटेरियल जैसे कि सपोज करो कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो वहां पे अगर क्लॉथ बनाना है तो क्लॉथ क्या होगा, टी शर्ट्स बनानी है तो क्लॉथ जो होगा, क्लॉथ टी शर्ट बनाने में यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जबकि मशीनरी जो होगी जो उस क्लॉथ को बनाने के लिए यूज हो रही है वो तो कई साल तक चलेगी। तो इस तरह से जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है और ये हमारी कैपिटल गुड्स जो होंगी ये क्या होंगी, फाइनल गुड्स होंगी। ठीक है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जो रॉ मटेरियल है, ये हमारी कौन सी है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, इस तरह से हमारी दो तरह की प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे यहाँ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूज हो रही है ये कैपिटल गुड्स यूज होती हैं। तो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स है जो कि कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि कार होती है, कार अगर कोई लेके आ रहा है रिसेल करने के लिए, कौन लेके आएगा, जो डीलरशिप होती है, जो डीलर होता है कार का, वो कार लेके आता है। अगर जैसे हम बात करें मारुति का जो डीलर है, होंडा का डीलर है, ये कार लेके आते हैं, किस लिए लेके आते हैं, ताकि उनको आगे सेल कर पाए कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो वो अगर लेके आ रहा है तो वो कौन सी होगी, उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगी। अगर सेम कार कोई लेके आता है अपने, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी में चलाने के लिए कार लेके आ रहा है, तो वो कौन सी होगी, वो होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो वो हमारी फाइनल गुड होगी। तो इसी तरह से एक ही गुड हमारी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, उसका फाइनल यूज क्या है। ठीक है, अब फर्दर प्रोडक्शन में हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल, वो इंटरमीडिएट गुड्स जिनको यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करें। जैसे हमने बात करी थी क्लॉथ की, टी शर्ट बनाने के लिए कोई क्लॉथ लेके आ रहा है, तो वो क्या है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए लेके जा रहा है, तो वो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं क्या फाइनल गुड्स हमारे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। हाँ जी, ये होती है, क्योंकि फाइनल है, कंप्लीट हो चुकी है, इसको कंज्यूमर यूज करें या फिर इसको कोई फर्म्स यूज करें, ये फाइनल गुड्स है, तो ये हमारी दोनों नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के अंदर ही इंक्लूड की जाएंगी। जबकि हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है वो हमारी ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। क्यों, क्योंकि वो आगे सेल की जानी है, उनसे कुछ ना कुछ और फर्दर कोई फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होनी है अभी। ठीक है, अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी वो कंप्लीटेड नहीं है। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो फाइनल गुड में आ जाएंगे और उनको तब इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लिया हमने यहीं पे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर लिया,
तो दोबारा जब फाइनल गुड होंगे दोबारा इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को हमारे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं। आगे चलते हैं, वैल्यू एडिशन। तो फाइनल गुड्स में दे आर रेडी फॉर यूज, तो फाइनल गुड्स जो होते हैं रेडी फॉर यूज है, कंप्लीटेड गुड्स है। नो वैल्यू हैज बीन एडिड, हैज टू बी एडिड टू फाइनल गुड्स, अब उसमें कोई भी वैल्यू एडिट नहीं कर रही है, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है फाइनल गुड्स जो है, ठीक है। जबकि बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये यूज के लिए रेडी नहीं है, इनको आगे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन इनमें होना है, ठीक है। सम वैल्यू एडिशन, वैल्यू टू बी एडिड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब होता है कि एक जहां से कोई भी प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है और जहां पे वो कंप्लीट होता है, ठीक है, उस के अंदर की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। तो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो जब पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद जाके जो गुड बनते हैं उसको बोलते हैं फाइनल गुड। तो फाइनल गुड जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं, उसको क्रॉस कर चुकी है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड है वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि उसमें अभी कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है। एग्जाम्पल देखिए तो मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड मिल्क परचेज करें अपने कंजम्पशन के लिए तो वो क्या हो गया, वो फाइनल गुड हो गया। कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, कोई कार परचेज करा है इन्वेस्टमेंट के लिए, कार जैसे टैक्सी ड्राइवर कार परचेज कर रहा है टैक्सी में चलाने के लिए, उसको रीसेल तो करनी नहीं है, उसको अपने जो उससे पैसा कमाना है, ठीक है। अगर वो कार को लेके कोई पर्सन अपने लिए खुद चलाता है, अपने काम के लिए यूज करता है, अपने घूमने फिरने के लिए यूज करता है, वो भी जाने आने के लिए यूज करता है, पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, तो वो कार क्या होगी, वो आ जाएगी कंजम्पशन में, ठीक है। सेम प्रोडक्ट है, अगर सेम कार को कोई टैक्सी ड्राइवर लेता है या कोई और कंपनी लेती है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, टैक्सी सर्विसेज, कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या होगी, वो इन्वेस्टमेंट गुड होगी। सेम कार की बात कर रहे हैं हम, अगर उसी कार को कोई डीलर खरीदता है और आगे सेल करता है, ठीक है, आगे सेल करने के लिए खरीद रहा है, उसने बहुत सारी कार लिए हैं उसको आगे सेल करता रहता है, तो वो कौन सी गुड होगी, वो हमारी होगी इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल के लिए। तो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का, उस गुड्स का यूज कैसा हो रहा है, फाइनल यूज क्या है उसका, ठीक है। तो इस तरह से कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, ये एग्जांपल हो गया फाइनल गुड का। अब बात करें इंटरमीडिएट गुड की, तो मिल्क यूज इन ए डेयरी शॉप फॉर रीसेल। अभी देखो यहाँ पे मिल्क यूज कर रहा था कोई हाउस होल्ड के लिए, घर के लिए यूज कर रहा था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा था, तो वो थी फाइनल गुड। पर अगर उसी मिल्क को यूज करके कोई आगे सेल कर रहा है या फिर उस मिल्क से कोई जो स्वीट शॉप है वो कुछ स्वीट्स बना रहा है, कोई मिठाइयां बना रहा है, तो वो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी उसके लिए, ठीक है। इसी तरह से कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अब कोल जो है उसको यूज करके कोई दूसरा प्रोडक्शन करे, उसको एक फैक्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं कोल को, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फाइनल गुड क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की। कंजम्पशन गुड्स आर प्रोडक्ट्स और आइटम्स दैट आर परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स डायरेक्टली, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई हाउस होल्ड में कोई इंडिविजुअल या कोई फैमिली या कोई इंस्टीट्यूशन अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर गुड्स को परचेज कर रहा है तो वो क्या होगी, वो कंजम्पशन गुड्स कहलाई जाएगी, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं, पहली ड्यूरेबल गुड्स होगी, दूसरी सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं इनको। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनकी लाइफ 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब काफी लंबी लाइफ टाइम होता है जिनका। तो ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हमारे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे घर के अंदर आ गया फ्रिज हो गया, कोई वॉशिंग मशीन होगी या फिर टीवी हो गया। ये सारी चीजें हम ऐसा तो नहीं एक बार के लिए परचेज करें, हमने बार बार परचेज करें, ठीक है। इसको एक बार परचेज करेंगे तो कई साल तक यूज करेंगे, तो ये हमारी ड्यूरेबल गुड्स होगी। इनकी लाइफ जो होती है, लाइफ पीरियड कितना होता है इनका, इनका सेवरल ईयर्स, काफी टाइम तक चलती है ये, ठीक है। जबकि बात करें सेमी ड्यूरेबल गुड्स की, सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनकी 1-8 साल की लाइफ है, ठीक है, ज्यादा 2-3 साल की नहीं होती इनकी लाइफ, 1 साल, 1-1.5 साल या 6 महीने के अंदर ये गुड्स जो होते हैं ये यूज कर ली जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं जैसे क्लोथ्स आ गए, शूज आ गए, इस तरह की चीजें सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स इनको हम वन टाइम यूज गुड्स भी कहते हैं, जो कि एक बार हमने यूज करी और वो खत्म हो जाती है। इसके अंदर आता है जो हमारी फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स हो गए जैसे कि ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। सर्विसेज आप समझते, सर्विसेज कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, इसके अंदर हमारी आ जाएगी जैसे टीचिंग सर्विसेज हो गई, टीचिंग होगी, या डॉक्टर हो गए, या कोई अकाउंटेंट हो गए, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज में आ जाएंगे। तो ये सब गुड्स जो है ये क्या है, कंजम्पशन गुड। इनको जो यूज कर रहे हैं कोई भी हाउस होल्ड, वो किस लिए यूज कर रहे हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है।
आगे देख लेते हैं कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स जैसे मैंने पीछे ही बताया था, कैपिटल गुड्स को यूज करता है प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, कोई प्रोडक्शन करने के लिए, कोई सर्विसेज देने के लिए। तो कैपिटल गुड्स रिफर्स टू टेंजिबल एसेट्स और फिजिकल गुड्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो इनको यूज कौन कर रहा है? बिजनेस यूज कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, अदर गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड्स को कौन यूज कर रहे हैं? बिजनेस और इंडस्ट्री। किस लिए? प्रोडक्शन के लिए। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? दूसरी गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं। अब यूज्ड इन प्रोडक्टिव पर्पस, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ये प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही हैं। दूसरा, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर, ये भी सेवरल ईयर्स की होती है। जैसे अगर इनको कोई कंज्यूमर लेके जाता है, कंजम्पशन गुड्स की तरह से यूज करता है, जो ये क्या हो जाएंगे? उसके लिए ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे। जैसे कि हमने कार की बात करी थी, कार क्या है? कार अगर हम कोई सर्विसेज देने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी? कैपिटल गुड्स होगी। अगर सेम उसको हम पर्सनल यूज के लिए करें तो वो क्या होगी? हमारे लिए कंजम्पशन गुड्स होगी, जो हमारी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। आगे, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा था, कपड़े की बात करी थी। कपड़ा क्या है? इमीडिएट गुड्स है। क्लॉथ क्या है? इमीडिएट गुड्स है, ठीक है। उनको यूज करके हमने कोई टी शर्ट्स बना रहे थे, हमने जो पीछे एग्जांपल देखा था। तो क्लॉथ से जब हम टी शर्ट बनाए तो अब क्या क्लॉथ बचेगा? क्लॉथ अपनी आइडेंटिटी खो देगा। अब वो क्लॉथ क्या है? अब वो क्लॉथ बन गया टी शर्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, जो कैपिटल गुड्स है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती। अगर कोई मशीन है, उससे हम कितना भी प्रोडक्शन कर लें, वो रहेगी तो मशीन ही, ठीक है। अगर कार है, कार हम कितना भी यूज कर लें, वो रहेगी तो कार ही। अगर जैसे मान लिया रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर कोई अगर स्वीट शॉप में, कोई बेकरी शॉप में कोई लेके आता है तो वो उसके लिए क्या है? कैपिटल गुड है। अगर वही हम रेफ्रिजरेटर घर के लिए लेके जा रहे हैं तो वो क्या है? वो कंजम्पशन गुड है, जो कि एक ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, जो कैपिटल गुड्स होती हैं। आगे, दे डेप्रिशिएट ओवर टाइम, वो अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिशिएट करना मतलब उनकी वैल्यू जो होती है वो फॉल होती रहती है, उनकी वैल्यू में गिरावट होती रहती है। आज जितने की हमने वो परचेज करी है वो अगले साल तक उतने की नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेप्रिशिएशन। तो जो कैपिटल गुड्स होती है वो उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है टाइम के साथ। एंड दे हैव डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड का क्या मतलब है? देखो, दो तरह की डिमांड होती है। एक डिमांड होती है डायरेक्ट डिमांड, एक होती है डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होती है जो कंज्यूमर खुद करता है अपने के लिए। कंज्यूमर को नीड है किसी प्रोडक्ट की और वो उसकी डिमांड करेगा, तो वो होगी डायरेक्ट डिमांड। जबकि डिराइव डिमांड क्या है कि कंज्यूमर जिस गुड्स की डिमांड करेगा, जिस गुड की उसको नीड होगी, उसको बनाने में जिन गुड्स की जरूरत पड़ी है वो होती है डिराइव डिमांड। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे फिर से मैं बात करता हूं क्लॉथ की, ठीक है। कोई क्लॉथ है, क्लॉथ क्या है? क्लॉथ इंटरमीडिएट गुड्स है। चलो यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात करें तो क्लॉथ नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? क्लॉथ बनाने की मशीनरी लेते हैं, क्लॉथ मशीन, ठीक है। क्लॉथ बनाने की मशीन लेते हैं, ये क्या है? ये कैपिटल गुड है। तो क्लॉथ बनाने की जो मशीन है, जो वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। अब इस क्लॉथ से क्या बना रहे हैं? इस क्लॉथ से क्या बना रहे हैं? टी शर्ट्स बन रही है। तो अब अगर टी शर्ट की डिमांड बढ़ती है तो क्या क्लॉथ बनाने की मशीन की डिमांड बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। अब क्या क्लॉथ बनाने की मशीन की डिमांड डायरेक्ट कंज्यूमर कर रहा है? नहीं कर रहा है। कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है? टी शर्ट की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो टी शर्ट की जो डिमांड होगी वो तो डायरेक्ट डिमांड होगी, पर टी शर्ट की डिमांड होने की वजह से हमारी क्लॉथ की मशीन की डिमांड हो रही है, तो ये क्या हो गई? ये डिराइव डिमांड होगी। तो कैपिटल गुड की डिमांड जो होती है वो हमेशा डिराइव डिमांड होती है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल गुड्स जो होती है उनको डायरेक्ट कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा है, उनको कौन यूज कर रहा है? प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। अब प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट बना रहा होगा, अगर उन प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होगी तो वो जिन कैपिटल गुड्स को यूज कर रहा है उनकी भी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो ये होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। अब इनमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर प्रोडक्ट्स, कंजम्पशन गुड्स आर प्रोडक्ट्स और आइटम्स दैट आर परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल्स। इनको कौन कंज्यूम कर रहा है? इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स डायरेक्टली, ठीक है। जबकि कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस। ये किसके लिए यूज हो रही है? प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड यूज कर रहे हैं, किस लिए? सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। जबकि कैपिटल गुड्स बिजनेस और इंडस्ट्री यूज कर रही है टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। डिमांड मैंने अभी बताया था, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, जबकि जो कैपिटल गुड्स होती है इनकी डिराइव डिमांड होती है। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ पिछली स्लाइड पे, तो दोबारा नहीं बता रहा मैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रोमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। जबकि जो कैपिटल गुड्स है ये रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है? प्रोडक्शन कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा? जो प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर क्या यूज करता है? कैपिटल गुड्स यूज करता है। प्रोड्यूसर अगर मोर कैपिटल गुड्स लगाएगा, अगर ज्यादा मशीनरी लेके आएगा तो ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जबकि कंज्यूमशन गुड्स जो होती है
इनके यूज करने से, इनको ज्यादा अगर कंज्यूमर यूज करेंगे तो इससे क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे बढ़ेगी? जो कैपिटल गुड्स होंगी उनसे। ठीक है, अब नीचे एक लाइन लिखिए, ये देखो, द सेम गुड कैन बी कंजम्पशन गुड एंड ऑल्सो कैपिटल गुड, इट डिपेंड ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड, कि गुड का अल्टीमेट यूज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी गुड, सेम गुड कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या कंजम्पशन गुड्स होती हैं, क्या कैपिटल गुड्स होती हैं, क्या इंटरमीडिएट गुड्स हैं और क्या फाइनल गुड्स हैं। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की। ये मैं आपको पहले अभी पीछे बता चुका हूं। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दो तरह की गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स और दूसरी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, मशीनरी, और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर मैंने एग्जांपल बताया था आपको रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल है, एक बार यूज कर लिया, प्रोडक्शन कर दिया, उससे कुछ चीजें बना दी तो वो हमारा कंज्यूम हो गया, यूज्ड हो गया। ठीक है, यूज अप हो गया। जबकि कैपिटल गुड्स है जो मशीनरी है, तो कैपिटल गुड्स को हम बार बार सेवरल ईयर्स तक यूज करते रहते हैं और इनकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो जितनी भी कैपिटल गुड्स है वो क्या होंगी? प्रोड्यूसर गुड्स होंगी। जितनी भी कैपिटल गुड्स है किस लिए यूज हो रही है? सभी कैपिटल गुड्स कुछ फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, तो सभी कैपिटल गुड्स क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड्स होगी। पर सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में हमारी इंटरमीडिएट गुड्स भी तो आ जाती हैं, तो इसलिए सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, जबकि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी इकोनॉमी में कुछ मनी, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे उस इकोनॉमी की कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ठीक, अब इसको समझते हैं हम क्या होता है। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैपिटल स्टॉक जो है, कैपिटल स्टॉक जो होता है वो हमारा कैपिटल एसेट्स का भी होता है, कैपिटल गुड्स का भी होता है, इन्वेंट्री का भी होता है। तो इन कैपिटल स्टॉक के अंदर कितना एडिशन हो रहा है एक साल के अंदर, उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसकी दो फॉर्म होती है, दो टाइप होते हैं, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स एसेट के अंदर जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो होगा हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेंट्री के अंदर अगर हम कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो होगा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने बताया आपको क्या आ जाता है, हमारे फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, कैपिटल गुड्स आ जाती हैं, वो सब हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट के अगर अंदर आ गई। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएंगे हमारी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ये सब आ जाते हैं हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमारा बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है फिक्स एसेट का, और ईयर एंड होने के टाइम पे कितना स्टॉक है, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ है फिक्स एसेट्स में, और जो चेंज हुआ है वही हमारे क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो बिगिनिंग में जो स्टॉक था फिक्स एसेट का वो था हमारा 8000। ठीक है, और एंडिंग के टाइम पे, एंडिंग जो हमारा स्टॉक है फिक्स एसेट का वो है 10000। तो इसका मतलब हमने 2000 का एडिशन किया है अपने फिक्स एसेट्स में। तो 2000 का जो एडिशन किया है इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, अगर हमारी बिगिनिंग में इन्वेंट्री होती 8000 की और एंडिंग पे हमारी 10000 की इन्वेंट्री, तो इसका मतलब 2000 का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो उसको डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। आगे चलें। अच्छा, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है इसकी दो फॉर्म है, इसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालते हैं और नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब यहाँ पे बात होगी नेट में एक्चुअल की। देखो, हम कुछ भी, जो भी हमारे कैपिटल गुड्स होती हैं, जो भी हमारे फिक्स एसेट होते हैं, ऐसा तो नहीं है हमारे जितने बिगिनिंग में जो वैल्यू थी उनकी अभी भी वही वैल्यू है। एक साल हमने उनको यूज भी तो किया है, और यूज नहीं भी किया तो उनको टाइम तो लैप्स हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम की वजह से, उस यूज करने की वजह से, उस वियर टीयर की वजह से जो भी उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, जो भी उसकी वैल्यू में फॉल आ रहा है, उसको हम इसमें से लेस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में से, तो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब हम अगर ग्रोस में से, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमें क्या मिल जाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिल गया? नेट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, जैसे हमने पीछे बात करी थी, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2000 की इन्वेस्टमेंट थी हमारी। इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली थी हमने, एंडिंग में से बिगिनिंग को माइनस कर दिया था, तो हमारी इन्वेस्टमेंट निकल गई थी। अब अगर उस इन्वेस्टमेंट में से जो 2000 इन्वेस्टमेंट थी उसमें से हम माइनस कर दें कि कितना हमारी जो गुड्स है डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है, जैसे हमारी 8000 थी ना बिगिनिंग में, उनका कुछ डेप्रिशिएशन भी लगा होगा, सपोज करो उनका डेप्रिशिएशन है 400 का डेप्रिशिएशन हुआ है, तो हमारा नेट कितना हो गया 1600, तो 1600 जो है ये हमारी हो गई नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट निकालने का। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं मैं साफ साफ, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू, वैल्यू में फॉल होता है किस वजह से, नॉर्मल वियर टियर यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ वियर टियर होगा। दूसरा पासेज ऑफ टाइम, टाइम पास होता रहता है, टाइम जितना निकलता जाएगा उतना ही वैल्यू भी गिरती जाएगी। ठीक है, वैल्यू कैसे, अभी देखो रखा रहेगा तो कुछ रस्टिंग होगी या फिर कोई और किसी और वजह से खराब होगा, तो वो हमारी उसकी वजह से भी फॉल इन वैल्यू हो रहा है, तो वो भी हमारा डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। थर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि वो हमें पता है कि क्या चीजें उसमें हो सकती है, क्या नुकसान उसमें हो सकता है, क्या घिसावट उसमें हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर बात करें जैसे टेक्नोलॉजी की, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड होती रहती है, तो आज जो हमने कैपिटल एसेट लिया, हमने फिक्स एसेट जो लिया है, कैपिटल गुड जो लिया है, कल वो उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में, ये भी हमारा डेप्रिसिएशन के अंडर आता है। तो इस तरह इन रीजन से अगर किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल हो रहा है तो वो हमारा किसमें काउंट होगा, किसमें इंक्लूड होगा, डेप्रिसिएशन के अंदर। ठीक है, also known as current replacement cost of fixed capital and capital consumption allowance। तो डेप्रिसिएशन को और अलग अलग नाम से आता है, कई बार हमें डेप्रिसिएशन ना लिख के हमारे लिखा आ जाता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगा, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये कुछ भी लिखा आ जाए सबका मतलब एक ही है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमने पीछे देख लिया है। आगे चलते हैं, तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, देखो दो चीजें, हमारी किसी भी जो फिक्स एसेट है उनकी वैल्यू जो फॉल होती है, उनकी वैल्यू जो गिरती है, वैल्यू जो कम हो रही है, वो उसके दो रीजन होते हैं, एक तो होता है हमारा डेप्रिसिएशन और दूसरा होता है हमारा कैपिटल लॉस। ठीक है, दो रीजन होते हैं। तो उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हमें पता होता है पहले कि हाँ इतना इतना डेप्रिसिएशन होगा, इतनी वेयर एंड टियर होगा हम यूज करेंगे, तो टाइम अगर इतने लैप्स होगा, इतना टाइम पास होगा, तो उसमें इतनी वैल्यू इसकी फॉल हो जाएगी। ठीक है, या फिर हमें पता है कि अगले साल तक नई टेक्नोलॉजी हर साल आती रहती है, तो उसकी इतनी वैल्यू कम होती रहेगी, तो ये तो हमें पता होता है डेप्रिसिएशन। जबकि जो कैपिटल लॉस है ये किस वजह से होता है, ये होता है कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कोई ऐसा कोई अर्थक्वेक आ गया, या कोई फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, कुछ लॉस्ट हो गया, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो हमारा कैपिटल लॉस में आ जाएगा। तो इसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है, तो इस तरह से दोनों ही तरह से हमारा जो फिक्स एसेट जो होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। इट रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये हमने पढ़ लिए थे, ये रीजन होते हैं, इनकी वजह से अगर फॉल हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन है। कैपिटल लॉस क्या है, इट रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस मतलब जिन नुकसान का हमें पता नहीं होता, ऑब्सोलेंस मतलब एक तरह से लॉस, नुकसान। ठीक है, जिन नुकसान के बारे में हमें पता नहीं होता कि ये हो सकता है, तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, कैपिटल लॉस में, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर लॉस की। तो प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। हमें पता होता है कि भाई डेप्रिशिएट होते हमारी कोई सपोज करो मशीनरी है, उसके हमें पता है इसकी लाइफ 10 साल की है। ठीक है, 10 साल बाद ये हमारे यूज की नहीं होगी, ये स्क्रैप हो जाएगी, तो हम 10 साल के बाद हमें दूसरी मशीन लेनी है, तो हम अभी से प्लानिंग करके चलेंगे कि हाँ इतने पैसे जोड़ते रहो, 10 साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे कि हम नई मशीनरी ले आएंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं, पर थेफ्ट के लिए, इसके सॉरी कैपिटल लॉस के लिए हम क्या प्रोविजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब क्या नुकसान हो जाए। ठीक है, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस है, कब कितना नुकसान हो जाए हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम कोई प्रोविजन अकाउंट नहीं बना सकते। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं उसके रिप्लेसमेंट के लिए, एंड प्रोविजन इज मेंटेन्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नाम से एक अकाउंटिंग में एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर हम कुछ पैसा हर साल डालते रहते हैं, और जब तक उस मशीनरी की, उस फिक्स एसेट की वैल्यू पूरी लाइफ उसकी खत्म होती है, तब तक हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम नई मशीन खरीद लें। जबकि कैपिटल लॉस में क्या होता है, नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि लॉस जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। हाउएवर इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट इज डन टू मिनिमाइज द लॉस।
इस केस में हम क्या करा सकते हैं, इस तरह की जो हमें पता नहीं है क्या कल को क्या नुकसान हो जाए, ठीक है, कोई थेफ्ट हो जाए, फायर हो जाए, या कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं। कल को ऐसा कुछ लॉस होता है वो इंश्योरेंस से काफी हद तक कवर हो जाए, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ इतना इतना डेप्रिशिएट होगा, उसके लिए हम पहले से रेडी होते हैं, पहले से हमने प्लान किया होता है। जबकि कैपिटल लॉस में क्या होता है, हैम्पर हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस। अचानक से फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, आग लग गई, सारे हमारे जो फिक्स एसेट है वो खराब हो गए, तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑब्वियसली हैम्पर हो गई होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंस है कैपिटल वो डेप्रिशिएशन और कैपिटल लॉस में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब लास्ट हमारा रहता है एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का डिफरेंस जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफर टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज क्या है, सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। सब्सिडीज क्या है, असिस्टेंस है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। तो सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सिडीज। सपोज करो कोई गुड प्रोड्यूस करे, जैसे कि एक कार प्रोड्यूसर है, कार प्रोड्यूस कर रहा है, तो कार पे उस पर जीएसटी लगता है, सरकार टैक्स लगाती है, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा सब्सिडीज, अगर जैसे इलेक्ट्रिक कार है, पहले जैसे सीएनजी के केस में हुआ था, अब इलेक्ट्रिक कार के केस में वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक कार लेगा तो उस पर कुछ सब्सिडी, कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, वो किसकी साइड से होता है, गवर्नमेंट की साइड से होता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज क्या है, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं तो वो हमारा होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम यूज करते हैं जब हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तब हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का जरूरत पड़ती है। जब जो मार्केट प्राइस पे अगर हम निकाल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे हम अपना इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्या सब्सिडीज होती है, और उन दोनों के डिफरेंस से हम कैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं। अब आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम हमें पता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में फैक्टर इनकम मिलेगी। फैक्टर सर्विसेज क्या आती है हमारी, अगेन मैं बता देता हूँ आपको, फैक्टर सर्विसेज थी हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में जो फैक्टर इनकम मिलती है वो मिलती है हमारी लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर इनकम है ये हमारी कितनी हो रही है अब्रोड, बाहर से कितनी आ रही है और बाहर कितनी जा रही है, उनके डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रोड, इंडिया के बाहर की इकोनॉमी से, ठीक है, वहां से जितनी फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है उसमें, और फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम फैक्टर इनकम पे कर रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होगा, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रोड, ठीक है। तो ये हमारा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका भी हम यूज करते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होती है और जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम का डिफरेंस होता है, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने पढ़ने थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगले जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।